नमस्कार दोस्तों। वेलफेयर इंस्पेक्टर के पार्ट टू का सॉल्व करेंगे जो अहमदाबाद डिवीजन द्वारा आयोजित किए गए थे। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देख लिया था 51 तक के क्वेश्चन, और पार्ट टू में आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि कैसा इसका टेम्परामेंट है, कैसे उन्होंने वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए जो क्वेश्चन सेट किए हैं वो उसका पैरामीटर क्या है, और आगे के एग्जाम के लिए क्या हिंट्स हैं उनको जांच करेंगे। तो चलिए आप और मैं मिलकर सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या है। इस इंस्ट्रक्शन आपके स्क्रीन पे है, हर बार की तरह पूरा इंस्ट्रक्शन आप देखिए। तब तक फिर क्वेश्चन नंबर 52 पे आ गए हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि रामफल जी ने 2 क्वेश्चन पे जिक्र किया है जिसका जाना जरूरी है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर, वो 2 क्वेश्चन जिसपे उन्होंने जिक्र किया है उसको देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो मेरे हिसाब से जो ओरिजिनल आंसर है वो ये है, और उन्होंने जो आंसर बताया है वो यहाँ पे है। ठीक है, उन्होंने जो बातें कही है उसका सार ये है कि मास्टर सर्वर 21 के हिसाब से HOD इज एम्पावर as per the SOP and DRM और ADRM या SSG also empowered। तो ब्रांच ऑफिसर को पावर नहीं दिया गया है, पर मेरा ऐसा मानना है कि हमारा आंसर जो है वो सही है। आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें, और उन्होंने दूसरे क्वेश्चन का जिक्र किया है जिस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में बात किया है उन्होंने, और ये है रेल मंत्री के बारे में। उनके हिसाब से जो है वो आंसर ये आता है, और मेरे हिसाब से आंसर ये है। तो आप अपने हिसाब से देखें, या फिर कभी इसका ओरिजिनल की प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन अगर रिलीज करता है तो उसके हिसाब से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम और आप मिलकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है कि स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जयपुर मंडल पश्चिम रेलवे से 2002 में अलग हुआ था, जोधपुर मंडल पश्चिम रेलवे से 2002 में अलग हुआ था, और कोटा मंडल पश्चिम रेलवे से 2003 में अलग हुआ था। ठीक है, तो अगर आप देखने जाएं तो अगर आपको पता हो तो 1 अक्टूबर 2002 को जो है वो नया जोन बना था उत्तर पश्चिम रेलवे NWR। ठीक है, और ये दोनों मंडल यानी कि जयपुर और जोधपुर उसके पार्ट हैं, तो ये सही हो सकता है। ठीक है, और तीसरा जो ऑप्शन है, कोटा डिवीजन सेपरेटेड फ्रॉम वेस्टर्न रेलवे इन ईयर 2003, यानी कि कोटा मंडल पश्चिम रेलवे से 2003 में अलग हुआ था। ये स्टेटमेंट भी मुझे सही लगता है, क्योंकि जो जबलपुर यानी कि पश्चिम मध्य रेलवे WCR बना था वो 1 अप्रैल 2003 को बना था। ठीक है, और 1 अप्रैल 2003 को ही जो है अहमदाबाद डिवीजन भी बना था। तो इस हिसाब से तीनों स्टेटमेंट मुझे सही लग रहे हैं। ठीक है, वैसे जब कोटा डिवीजन ये हुआ था तो 4 जुलाई 2002 को इसकी घोषणा की गई थी। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर मेरा ऐसा मानना है कि ऑप्शन D इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है नागपुर रेलवे स्टेशन इज फॉल्स इन बोथ द स्टेट्स ऑफ, तो गुजरात एंड महाराष्ट्र। नागपुर रेलवे स्टेशन जो है वो कौन से 2 राज्यों के बीच में है, तो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में है। तो आप इसे देख सकते हैं, ये देखिए नागपुर स्टेशन आपके स्क्रीन पे आ गया है। देखिए ये इसी तरह है, तो देख सकते हैं। इस साइड महाराष्ट्र है, आपके लेफ्ट साइड, और गुजरात। ठीक है, तो ये 2 पार्ट में बटा हुआ है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। ADI डिवीजन वाज फॉर्म्ड ऑन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अहमदाबाद डिवीजन जो बना था वो 1 अप्रैल 2003 को बना था। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, और अपने डिवीजन के बारे में पता होना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 55 है डैश इज द न्यूएस्ट जोन इन इंडियन रेलवे, नवीनतम रेलवे जोन कौन सा है, तो ये 8वां जोन जो है ये साउथ कोस्ट रेलवे। ठीक है, तो ये ही जो है वो न्यू है, ये 8 मार्च 2019 को बना था। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है HQ जो है वो विशाखापट्टनम में है। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। एट द डिविजनल लेवल एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन एंड एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन आर अंडर द सुपरविजन ऑफ। मंडल स्तर पर एआरटी और एआरएमवी किसके सुपरविजन में होते हैं? तो एक्चुअली जो सही आंसर होगा वो सीनियर डीएमई होगा, लेकिन अगर एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन्स के जो इक्विपमेंट है वो सीएमएस के अंडर में होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए मिस्टर जो बाइडेन इज बिलोंग टू। तो ये जो है जो बाइडेन जो जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, जिस पार्टी के हैं, वो डेमोक्रेटिक पार्टी है। इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो फूमियो किसिदा सही आंसर यही होगा, ऑप्शन ए। ही इज द न्यू फेस ऑफ जापान। न्यू फेस यानी कि जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं उनके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, कोविड-19 के बारे में सवाल है। क्वेश्चन नंबर 59। फर्स्ट कोविड केस फाउंड इन इंडिया। भारत में पहले कोविड केस कब मिले थे? तो 27 जनवरी 2020 को मिले थे, जो ऑप्शन ए के हिसाब से सही होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है। एसबीएफ इन डब्ल्यूआर डैश। पश्चिम रेलवे में एसबीएफ हैं, तो देखिए सीएसबीएफ भी है, यानी कि सेंट्रलाइज भी है और डिविजनल भी है, तो दोनों ही हैं। तो हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है। करंट परसेंटेज ऑफ डीए एंड एचआरए इन इंडिया एडीआई म्युनिसिपल एरिया आर। वर्तमान में अहमदाबाद म्युनिसिपल एरिया में डीए और एचआरए का प्रतिशत क्या है? तो देखिए, जो डीए बढ़ के हो गया है वो 31% हो गया है, 28 से 31 हुआ है 1/7/2021 के अनुसार। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये मिल गया होगा। दूसरा, जो एचआरए था 24%, उसको बढ़ा करके कर दिया गया है 27%। इस हिसाब से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1/1/2020 से लेके 30/6/2020 तक के लिए उन्होंने जो 17% से बढ़ा के 21% किया था। ठीक है, और फिर 1/7/2020 से लेके 31/12/2020 तक 24%, और 1/1/2021 से लेके 30/6/2021 तक 28%, और 1/7/2021 से 31 दिसंबर 2021 तक 31% कर दिया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 62 पे आ गए हैं। हाउ मेनी एम्प्लॉय आर वैक्सीनेटेड फर्स्ट डोज इन एडीआई डिवीजन। अहमदाबाद मंडल में कितने प्रतिशत कर्मचारियों को वैक्सीनेशन का पहला डोज लग गया था? तो ये 99.64% का लग गया है, यानी कि ये कंप्लीट ही है। ठीक है, वैक्सीनेशन टीम ने काफी अच्छा काम किया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 63 है। हु इज approving authority for change of name employee name when gazette procedure are followed। गेजेट प्रक्रिया के तहत कर्मचारी का नाम परिवर्तन अनुमोदन अधिकारी कौन है? तो गेजेट से जब होता है तो सीनियर डीपीओ सर हो जाते हैं। स्कूल लिविंग से अगर कुछ होता है तो एडीआरएम सर करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 है। कंप्यूटर एडवांस की स्वीकृति के लिए सक्षम अधिकारी कौन है? तो ये क्वेश्चन होल्ड पे डालते हैं और आप इसे बताएं। ठीक है, वैसे एक रूल है जिसको मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए पढ़ सकता हूं, वह है 1104। ठीक है, ये एडवांसेस से रिलेटेड चैप्टर का एक पार्ट है, जिसके अंदर कहा गया है कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट अंडर हुम द रेलवे सर्वेंट फॉर द टाइम बीइंग एम्प्लॉयड में सैंक्शन एंड एडवांस फॉर द परचेज ऑफ कन्वेयंस। ठीक है, तो ये इसके अंदर ये स्टेटमेंट है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। ईडीसेट इज सिकंदराबाद इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियर्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। ओके, तो ये सिकंदराबाद में है। दैट मीन्स स्टेटमेंट नंबर 1 इज रॉन्ग। इंडियन यानी कि इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग
नासिक में है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया। इनमें यानी कि इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जमालपुर, जो कि 1888 में एस्टेब्लिश हुआ था, यही सही आंसर है। तो हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 काफी कंफ्यूजिंग है, पर इसका आंसर हम ढूंढने का प्रयास करते हैं। IRTS, IRPS, IRAS और RPF आर ऑर्गेनाइज रेलवे सर्विस। अब यहाँ पे सबसे न्यूएस्ट ऑर्गेनाइज सर्विस में इनको सम्मिलित किया गया है। ठीक है, अगर इनको सम्मिलित कर लिया गया है तो फिर ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। और अगर अभी तक जो हम पढ़ते आए हैं वो नॉन ऑर्गेनाइज्ड रेलवे सर्विस ही कहा गया है। मुझे किसी ने पूछा भी था, लेकिन फिर भी मैंने उनको बताया था कि नॉन ऑर्गेनाइज्ड सर्विस है। इस हिसाब से हमारा आंसर 1 और 2 होगा। लेकिन आरपीएफ को 2020 में गैजेट में प्रकाशित कर दिया गया है कि इज ऑर्गेनाइज्ड सर्विस। दैट मीन्स ऑप्शन ये यहाँ पे सही होगा। अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर मेरे पिछले वीडियो में मैंने कुछ और बोला है और अगर न्यू वीडियो में जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको देखें कि आप उसका डेट ऑफ पब्लिकेशन कब है, तो फिर नए वीडियो के हिसाब से उसको कंपेयर करें। नए वीडियो ही अपडेटेड होंगे, क्योंकि जो पीछे जो चले गए हैं वो कोई ज़रूरी नहीं कि उनको अपडेट किया जा सके। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 9 के बजाय यहाँ पे 10 ऑर्गेनाइज सर्विस हो जाएंगे फिर। ठीक है, लेकिन ये कहीं मुझे नोटिफाई नहीं मिला है, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि भाई अभी तक 9 ऑर्गेनाइज सर्विस है। लेकिन यहाँ पे आरपीएफ को सम्मिलित कर लिया गया है, तो फिर मैं इसे सिंगल स्टेटमेंट को सही मानता हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 67 है, हॉस्पिटल लीव इज ग्रांटेड टू ग्रुप सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 68 है, ग्रुप डी के लिए कौन से साल से एपीआर लागू किया गया है? तो ग्रुप डी के लिए 2019 से लागू किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इफ द रेलवे एम्प्लॉइज सबमिट हिज ऑप्शन टू स्विच ओवर एनपीएस टू ओपीएस, हु इज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू कंसिडर द ओपिनियन ऑप्शन? अगर रेल कर्मचारी एनपीएस से ओपीएस हेतु विकल्प प्रस्तुत करता है तो उसे अनुमोदित करने हेतु सक्षम है। तो यहाँ पे मुझे जो लगता है वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगा। ठीक है, लेकिन आप भी इसे जांच करें, क्योंकि प्रशासनिक आधार पे सारे पावर एडीआरएम सर के पास भी है, तो इसलिए मैंने ये इसे होल्ड पे डाला हुआ है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 70 है, मंडल रेल प्रबंधक की सेवा पंजिका का रख रखाव किस विभाग द्वारा किया जाता है? सर्विस रिकॉर्ड का जो मेंटेन होता है डीआरएम सर का, वो अकाउंट डिपार्टमेंट के द्वारा हो जाता है। जितने सारे ऑफिसर होते हैं उन सभी के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71, फ्रॉम विच डेट द रिजर्वेशन ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS in central government is effective in respect of all direct recruitment vacancies notified? तो 1 फरवरी 2019 से ये प्रभावी तारीख है। तो मुझे लगता है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, व्हाट परसेंटेज ऑफ द रनिंग अलाउंस इज कैलकुलेटेड फॉर द बोनस पेमेंट टू रनिंग स्टाफ? इट्स अ 0। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इट्स अ 0। लार्जेस हैज बीन टर्मिनेटेड with the effect from 27th October 2017। ओके, तो यहाँ पे यही आंसर सही है। Who is competent to issue privilege pass to a suspended railway employee? Disciplinary authority, अनुशासनिक अधिकारी निलंबित रेल कर्मचारी को पास सुविधा जारी करने हेतु सक्षम यानी कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 75, मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष मंडल रेल प्रबंधक होते हैं। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं एक और बात बताता हूं
केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति यानी कि जोनल लेवल पे जो होते हैं, हेडक्वार्टर लेवल पे होते हैं, उनके कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष महाप्रबंधक यानी कि जीएम होते हैं। ठीक है, ये क्षेत्रीय और मंडल स्तर पे जो राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें होती हैं वो 3 माह में एक बार होनी चाहिए, यानी कि आप एक साल में 4 बार कम से कम उनकी बैठकें होनी चाहिए। एक और कमेटी होती है जो जिसे कहते हैं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, इनकी बैठकें 6 माह में एक बार होती हैं और यानी कि साल में 2 बार कम से कम होना चाहिए। ठीक है, इसका जो अध्यक्ष होता है वो केंद्रीय सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी उस नगर यानी कि जिस टाउन में ये है, उस टाउन के जो सबसे जो वरिष्ठतम अधिकारी होंगे वो इसके हेड होते हैं। ठीक है, तो ये एक इशू आता है, कभी कभी पूछते हैं सवाल इस तरह के। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 पे आ गए हैं। राजभाषा नियम 1976 को कब संशोधित किया गया? तो जो ऑप्शन है 1986 के बजाय अगर 1987 होता, ठीक है, तो ये सही हो जाता। मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। 1986 के बजाय 1987 होता तो ये सही हो जाता। 2007 भी सही है, ठीक है, और अगर 2011 भी होता तो सही होता। ठीक, तो मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया कि राजभाषा नियम 1976, 1987, 2007 और 2011 में संशोधित किए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 76 का जो आंसर है वो ऑप्शन बी है 2007। ठीक है, अब ये भी हो सकता है कि आपको कभी कोई डेट भी आ जाए कि राजभाषा नियम कब बने हैं, तो 17 जुलाई 1976 को बने हैं और जो प्रथम संशोधन किया गया है वो 9 अक्टूबर 1987 को किया गया है। ये एक महत्वपूर्ण नियम है राजभाषा नियम, जिसके अनुसार ही भारत को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, क ख ग, और इसके नियम 5 के अनुसार हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना आवश्यक है। और राजभाषा नियम में कुल 12 नियम है, कुल 12 नियम है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट सवाल आपका है, कभी कभी आता है। चलिए, ऑन द कंप्लीशन ऑफ 4 month TS will be granted to substitute. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अवेजी कर्मचारियों को कितने समय के बाद टीएस दिया जाता है? तो 4 माह के बाद दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 है, हु इज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 1 कैडर पोस्ट फ्रॉम ओएस पर्सनल डिपार्टमेंट टू जेई मैकेनिकल? ओएस कर्मचारी के पद को जेई मैकेनिकल में पुनर्वितरित करने के लिए सक्षम अधिकारी कौन है? तो डीआरएम सर है, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, आप भी जांच करें, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 को देखते हैं। स्टेटमेंट, आचरण नियम 22 में नशीले पेय और दवाओं के सेवन के बारे में है। बिल्कुल सही बात है, ये राइट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 79 का स्टेटमेंट नंबर 2 है, कंडक्ट रूल 22A जो है वो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध करता है। ये भी सही है। दैट मीन्स ऑप्शन स्टेटमेंट 1 and 2 इज करेक्ट। ठीक है, हमको करेक्ट ही चुनने के लिए कहा गया, तो ये दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 80 है, व्हाट इज द ग्रेड पे पेएबल और थर्ड एमएससीपी टू इम्प्लाई अपॉइंटमेंट इन 46 ग्रेड पे? तो ये नर्सिंग स्टाफ के बारे में हो सकता है और ये आपको 66 तक मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, प्रेम हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन 1994। तो ये भी सही स्टेटमेंट है। ठीक है, मोर देन 30 न्यू आइटम्स और एजेंडा आर डिस्कस्ड इन पीएनए मीटिंग। मोर देन नहीं होगा, 30 की लिमिट है मेरे हिसाब से, तो ऑप्शन केवल ए जो होगा, ओनली 1 इज द करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 पे आ गए हैं। भारतीय संविधान में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। बिल्कुल सही बात है, राजभाषा का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा का उल्लेख किया गया है, ये गलत है। देखिए, दोनों स्टेटमेंट एक जैसे हैं, केवल राजभाषा और राष्ट्रभाषा को लेकर, तो दोनों में से कोई एक ही सही होगा। दैट मीन्स दोनों गलत होंगे, ये इसकी संभावना कम ही है, और दोनों सही होंगे, ये भी संभावना
गलत है, क्योंकि दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन जब होता है तो ये दोनों नहीं होंगे। तो ये मैंने आपको ये ट्रिक्स बताया कि भाई इन दोनों को छांटते कैसे हैं। अब ये दोनों बच गए हैं, तो इस हिसाब से एक सही है और एक गलत है, तो हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 343(1) में यह व्यवस्था है कि संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। तो समझ ही गए होंगे आप इस बात को। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 पे आ गए हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार विशेष परिस्थिति में राज्यसभा के सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को मातृभाषा में संबोधित करने की अनुमति दे सकता है? तो ये आर्टिकल 120 के अंदर दिया गया है। आर्टिकल 121 के अंदर दिया गया है कि संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा, परंतु यथास्थिति राज्यसभा का सभापति और लोकसभा का अध्यक्ष किसी सदस्य को जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकेंगे। ठीक है, और आर्टिकल 351 भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसके अनुसार संघ का यह कर्तव्य होगा कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे, उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे। तो ये सवाल आता है कि केंद्र सरकार को किस आर्टिकल में निर्देश दिए गए हैं कि वो हिंदी का प्रचार प्रसार और उसके विकास के लिए कार्य करेगा? तो यही है आर्टिकल 351 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको अभी बताया। क्वेश्चन नंबर 84 है, राजभाषा के लिए यह किसने कहा था? यह जरूरी है कि भारतवर्ष के बहुत से लोग उस भाषा को बोलते हों। ये एक्चुअली महात्मा गांधी ने 1917 में भरूच सम्मेलन, यानी कि भरूच के अंदर जो अध्यक्षीय भाषण दिया था उन्होंने, ये सम्मेलन किया गया था, गुजरात शैक्षणिक सम्मेलन का एक आयोजन किया गया था। उसमें राष्ट्रभाषा की बात करते हुए जो बात कही थी, वो यही बात कही थी, इस पर बल दिया था कि भाई ये जरूरी है कि भारतवर्ष के बहुत से लोग उस भाषा को बोलते हों। हिंदी के लिए उन्होंने ये इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 85 की तरफ चलते हैं। एज पर HOER फुल नाइट मीन्स, HOER के अनुसार पूर्ण रात्रि का अर्थ है 10 बजे रात से लेकर सुबह के 6 बजे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, एज पर 7th CBC व्हाट इज द इंडेक्स वैल्यू ऑफ लेवल 13? 7वें वेतन के अनुसार लेवल 13 का सूचकांक मूल्य क्या है? तो ये अभी जो है वो 2.67 है। ठीक है, यही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इसके लिए आप आरबी नंबर 161/17 आप देख सकते हैं। ठीक है, ये स्टडी जो मैं आपको बताता हूँ ये क्वाइट बेटर फॉर अस होता है, तो आप इस स्टेटमेंट को समझें कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। Now one thing remember, the modification level 13 is an important, and the earlier 13 is much as the earlier level 13 is based on the IOR index of rationalization of 2.5, whereas the modification level 13 is based on the IOR of 2.67. Now let's move on. Question number 87. How many periods can be employee be allowed to retain the railway quarter when punishment of compulsory retirement has been imposed? अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्ति अधिरोपित होने पर कर्मचारी को कितने महीने, कितने माह रेल रोकने की अनुमति दी जा सकती है? ये है 4 महीने है। ठीक है, तो इसके लिए आप देख सकते हैं मास्टर सर्कुलर नंबर 49 देख सकते हैं, वहां पे आपको ये दिख जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 को देखते हैं। 88 कहता है कि प्रवीण की हिंदी योग्यता क्या है? प्रवीण की हिंदी योग्यता 8वीं के समकक्ष है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, और प्राज्ञ की जो है 10वीं के समकक्ष है। ठीक है, समकक्ष है, समन्वय नहीं, समकक्ष होगा, समन्वय भी इस्तेमाल कर सकते, चलिए कोई बात नहीं। और जो 5वीं जो है प्रबोध के लिए है, सॉरी, प्रबोध जो है वो 5वीं पास के समकक्ष है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 89 को देखते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हिंदी का सेवाकालीन प्रशिक्षण कब अनिवार्य किया गया था? तो ये 1960 में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। रेल बजट का हिंदी अनुवाद सबसे पहले किस रेल मंत्री के समय तैयार हुआ था? तो श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के समय तैयार हुआ था, जिन्हें हम सैल्यूट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 91 है कि संघ की राजभाषा हिंदी का स्वर्ण जयंती कब मनाया गया था? देखिए, स्वर्ण जयंती तब मनाया जाता है जब आप 50 साल कंप्लीट करते हैं किसी चीज का, 50वीं साल गिरा हो, जब सेलिब्रेशन होता है, जहाँ पे एनिवर्सरी का, किसी भी एनिवर्सरी का करें तो 50वीं साल में करते हैं। तो हमने जो राजभाषा हिंदी को स्वीकार किया था वो 14 सितंबर 1949 को किया था। उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि 14 सितंबर 1949 के हिसाब से 1999 हो जाएगा। ठीक है, 1999। तो ऑप्शन में नहीं है, तो मुझे पता नहीं, आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें और इस क्वेश्चन को आप होल्ड पे डालें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 92 को देखते हैं। एक और यहाँ बात बता दूं कि जो 25th सेलिब्रेशन होता है, एनिवर्सरी होता है, वो सिल्वर जुबली होता है। ठीक है, 50 गोल्ड होते हैं, 60 डायमंड होते हैं, 70 हो प्लेटिनम होता है और 75 भी डायमंड होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कभी आपको काम आ जाए। ठीक है, तो कुल मिला के यही बात है कि स्वर्ण जयंती का प्रयोग 50वीं जयंती के लिए किया जाता है। तो मेरे हिसाब से 1999 इज द राइट आंसर। अब बाद में अगर बनाया गया है तो मुझे पता नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 92 को देखते हैं कि केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान का गठन कब किया गया था? तो एक्चुअली क्या है कि 21 अगस्त 1985 को किया था, 21 अगस्त को किया गया था। तो ये यहाँ ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 21 अगस्त 1985 को किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 93 को देखते हैं। राजभाषा नियम 276 का विस्तार किस राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत में है? तो जैसे मैंने बताया था कि इसी के तहत भारत को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, ABC, और तमिलनाडु जो है वो सी क्षेत्र में भी आता है और इस पर लागू भी नहीं होता है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। आपको समझ में आया तो मुझे बताना। चलो क्वेश्चन नंबर हम 94 पे आ गए हैं। 94 पे आ गए हैं और 94 कहता है कि जो 1900 पे ग्रेड के जो लेवल के कर्मचारी हैं उनके लिए APR कब से लागू किया गया है? 1900 पे ग्रेड के लिए जो लागू है वो है 2015 से है। ठीक है, और लेवल 1 के लिए जो लागू है वो 18-19 के जो संशोधित एक प्रोफॉर्मा बनाया गया है उसके आधार पे 19 से लागू है। तो लेवल 1 जो है वो 2019 से 18-19 से लागू है और लेवल 2 है वो 2015 से लागू है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 95 पे आ गए हैं। ये लिस्ट है जिसके हिसाब से इन दोनों को लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच कराना है। तो बताना है पैटर्निटी लीव इंट्रोड्यूस्ड इन, ये हो जाएगा 7/10/1997। ठीक है, और मैक्सिमम 300 डेज LP जो है 1/7/1997 और करंट जो लीव है वो ये है। तो इस हिसाब से फर्स्ट का 312 तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये कीवर्ड है हमारे लिए, आपके लिए, NPS वाले लोगों के लिए। तो पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, फाइनेंस कंकरेंस इज रिक्वायर्ड फॉर, मैं आपको एक कीवर्ड बताता हूं जो आपको हमेशा आपके माइंड में रखना चाहिए कि किसी भी लीव के लिए, एनी काइंड ऑफ लीव के लिए अकाउंट कंकरेंस इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, तो हमारे पास 2 ऑप्शन हैं जो लीव के हैं, उनको हम एलिमिनेट करते हैं, छांटते हैं। सैंक्शन ऑफ लीव इनकेसमेंट, लीव वर्ड इस्तेमाल किया गया, दैट मीन्स नो ऑप्शन, सैंक्शन कराने की जरूरत नहीं, कंकरेंस कराने की जरूरत नहीं है। सैंक्शन तो कराना पड़ेगा, कंकरेंस कराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे है सैंक्शन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, तो ये भी कराने की जरूरत नहीं है। अब बच जाता है सैंक्शन ऑफ CTGA यानी कि कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट, तो इसको आप कर सकते हैं, लेकिन क्या है, कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी कराने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है,
एज पर एसओपी की बात कर रहा हूँ जो मुझे ध्यान में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 है, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ प्यून अंडर एचओईआर। तो ईआई यानी कि आवश्यक रूप से बिरामी के अंतर्गत वो आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 है कि महिला उत्पीड़न के दौरान महिला कर्मचारी को कितने दिन की छुट्टी दी जा सकती है। हाउ मच डेज लीव कैन ए फीमेल एम्प्लॉय बी ग्रांटेड इफ शी हैज अंडरगोन हरासमेंट। तो ये 90 डेज दिया जाता है, यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 3 महीने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 है, हाउ मेनी सेक्शंस आर कवर्ड अंडर आरटीआई एक्ट। तो इस पे काफी लंबी चर्चाएं बहुत सारी चली हैं, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन होगा, और मुझे लगता है कि जो पुणे वाली बुक है जिसके आधार पे लोग पढ़ रहे हैं, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है। बाकी आप अगर उनके सेक्शन देखते हैं आरटीआई के, तो वो आंसर चेंज हो जाएंगे। अगर ये ऑप्शन एक्चुअली आना चाहिए, जो आंसर होना चाहिए आरटीआई के अनुसार, वो सेक्शन 30 इज द राइट आंसर। ठीक है। लेकिन ये बुक्स की गड़बड़ी है और उसको ही लोग फॉलो कर रहे हैं, इस हिसाब से मैंने ये कहा कि ये ऐसा है। ठीक है। देयर इज नो नीड टू ये वरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 पे आ गए हैं। इज पास एंड पीटीओ आर एप्लीकेबल फॉर एम्प्लॉय ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो इससे ट्रू। क्या सहकारी समितियों के कर्मचारियों को पास पीटीओ दिए जा सकते हैं। तो ये सही है। ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 102 है, द वैलिडिटी ऑफ बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन इज। पंच निर्णय कितने वर्ष तक वैध रह सकते हैं। तो ये 2 साल तक रह सकते हैं। ठीक है। क्योंकि इसका कोई निर्णय अगर होता है और रेलवे बोर्ड एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन यूनियन जो है वो 2 साल तक इसको नहीं उठा सकते हैं। ठीक है। तो ये नियम है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 103 है, हु इज द सेक्रेटरी ऑफ पीएनएम आइटम एट डिविजनल लेवल। तो सीनियर डीपीओ इज द सेक्रेटरी ऑफ पीएनएम मीटिंग। ओके। क्वेश्चन नंबर 104 है, हाउ मच एडिशनल पेंशन इज गिवन टू 100 ईयर्स ओल्ड पेंशनर। तो देखो एक्चुअली क्या है कि 100 ईयर्स जब हो जाते हैं तो 100% मिलते हैं। ठीक है। और जो 95 टू 100 के बीच में है वो 50% मिलते हैं। ठीक है। ये यहाँ पे हो गया। फिर 90 टू 95 के बीच में ये मिलता है, और 85 टू 80 के बीच में जो है वो 30% मिलता है, और 80 टू 85 के बीच में 20% मिलता है। तो यहाँ पे एक 30% ये था, और वहाँ से आप 80 से स्टार्ट करते हो और 100 पे चले जाते हैं। तो एक ट्रिक्स भी है, आप उसे समझने का प्रयास करें। जो मैं कहना चाहता हूँ आप खुद से बना सकते हैं। चलिए 105 को देखते हैं, विच स्टैंडर्ड फॉर्म इज यूज्ड फॉर इशूइंग चार्जशीट टू ए रेलवे एम्प्लॉय। तो रेलवे एम्प्लॉय के लिए ऐसे 14 ही इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। 13 भी एक है। तो 13 के अंदर कहता है कि परमिशन फ्रॉम प्रेसिडेंट फॉर एक्शन टेकिंग अगेंस्ट द रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय। तो उस परमिशन लिया जाता है। और चार्जशीट फॉर रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय इज SF 14। ओके। SF 11 माइनर चार्जशीट है, पेनल्टी, माइनर पेनल्टी के लिए जो चार्जशीट इशू किया जाता है वो है। SF 10 में जो है वो डिसिप्लिनरी एक्शन इन कॉमन प्रोसीडिंग्स है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी कहा है कि आप इन्हें बार बार याद करें और कोई कंफ्यूजन इसके अंदर नहीं होना चाहिए। कोई 1 नंबर का क्वेश्चन ये हर एग्जाम में आते हैं, तो आप 14 माइनर पेनल्टीज अगर आप याद कर लेते हैं तो 1 नंबर क्वेश्चन आपका सही होगा। चलिए, गोपनीय रिपोर्ट का नाम 2009 के सेवा वार्षिक निष्पादन मूल्य रिपोर्ट हुआ। 2009 से वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट लागू हुआ। ठीक है। तो जो ACR था उसे APR कर दिया गया। एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को मॉडिफाई करके एनुअल परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट कर दिया गया है 2009 से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 पे आ गए हैं और हम जल्दी ही इनको कंक्लूड करेंगे। डैश इज द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार में इस्पात मंत्री कौन है। तो ये रामचंद्र प्रसाद सिंह जी हैं, जो ऑप्शन सी में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108 है, द कमिटी फॉर सिलेक्शन टू पोस्ट अप टू लेवल 5 शुड कंसिस्ट ऑफ डैश।
ऑफिसर्स यानी कि सीनियर स्किल ऑफिसर को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है। स्तर 5 के पदों का चयन करने के लिए समिति में सीनियर स्किल अधिकारी को यानी वरिष्ठ स्किल अधिकारी को शामिल होना चाहिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 है, हाउ मेनी मंथ्स आर एंटीसिपेटेड वैकेंसीज कैलकुलेटेड फॉर द पोस्ट फिल्ड ऑन सर्विस रिकॉर्ड और ए कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। सर्विस रिकॉर्ड और गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर भरे जाने वाले पदोन्नति हेतु एंटीसिपेटेड वैकेंसीज की गणना अगले कितने माह की जाती है? तो ये 12 माह की जाती है। 12 मंथ यानी कि 12 महीने की जाती है। तो ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 110 है, हाउ मेनी डेज स्पेशल सेल इज ग्रांटेड टू फीमेल एम्प्लॉय फॉर स्टरलाइजेशन ऑपरेशन। महिला कर्मचारी को वाद्यकरण ऑपरेशन करवाने के लिए कितने दिन का स्पेशल आकस्मिक अवकाश देय है? तो ये 14 दिन का देय है। तो ये ऑप्शन सही होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। तो थैंक यू सो मच, आप पूरे वीडियो के दौरान बने रहें और हमने और आपने मिल के सॉल्व किया है इस पेपर को। और आपसे यही कहूँगा कि निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता है, हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतजार करती है। तो जो हमारे ट्रैकमैन गैंगमैन भाई बहन इसमें पार्टिसिपेट किए थे, क्योंकि ओपन फॉर ऑल था, तो उनसे ये कहेंगे कि आप वो हो जो पत्थरों में भी जुबान ढूंढते होंगे। तो मेरी तो बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और इसी तरह मेहनत करते रहिए। एक स्टेज आएगा जब आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।